जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं डिजिटल करेंसी के बारे में। क्या है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसकी पहल साल 2017 में ही कर दी गई थी, लेकिन 5 साल के प्रयास के बाद नवंबर 2022 में सीबीडीसी लाई गई है। सीबीडीसी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक सीबीडीसी होलसेल, दूसरा सीबीडीसी रिटेल। फिलहाल 1 नवंबर 2022 से इंडिया में सीबीडीसी होलसेल को लाया गया है। सीबीडीसी होलसेल क्या है? सीबीडीसी होलसेल यानी बैंक, बड़े बड़े वित्तीय संस्थान, बड़े बड़े सेक्टरों में सीबीडीसी होलसेल को लाया गया है। सीबीडीसी रिटेल लाने की भी पहल जारी है। यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आम व्यक्तियों के लिए, जैसे किसी दैनिक दुकान में लोग, आसपास में शॉपिंग मॉल में लोग अपने छोटे छोटे अमाउंट का ट्रांजैक्शन करेंगे, वही हुआ सीबीडीसी रिटेल। India is working towards introducing what is known as digital currency. The Russia-Ukraine war, from stock markets to cryptocurrency exchanges, all have witnessed volatility and drastic swings. On Wall Street and Main Street, they are increasingly adopting world's biggest cryptocurrency and the most popular one also. Now the Finance Minister Nirmala Sitharaman has asked people to exercise caution on crypto. चलिए दोस्तों, बात करते हैं आखिर देश में डिजिटल करेंसी लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। डिजिटल करेंसी को समझने से पहले हमें समझना होगा क्रिप्टो करेंसी के बारे में। बात है साल 2009 की। सातोशी नाकामोतो नाम का एक व्यक्ति बिटकॉइन नाम का एक क्रिप्टो करेंसी लाया। उस समय उस बिटकॉइन का कीमत मात्र 30 से 40 रुपये था। आज वही बिटकॉइन का कीमत 16 से 17 लाख के तकरीब है। इस वाइट बिटकॉइन के कीमत में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अतः लोग बिटकॉइन में अपना पैसा लगाना शुरू कर दिए। लोग बिटकॉइन खरीदना शुरू कर दिए, इनमें बढ़त होना शुरू हो गया। तो क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन की ख्यातियाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो बिटकॉइन की ख्यातियाँ बढ़ने का एडवांटेज क्या है, हम वो बात करते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट ये है कि बिटकॉइन में किसी भी प्रकार का टैक्स की झंझट नहीं है। जब टैक्स का झंझट नहीं है तो लोग बिटकॉइन खरीदेंगे। जहां टैक्स फ्री है उस तरफ तो सभी लोग भागेंगे। दूसरा एडवांटेज है कि बिटकॉइन में किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करने में समस्या नहीं है। आप जिन्हें ट्रांजैक्शन कर रहे हो उनके पास जा रहा है और सिर्फ उन्हीं को इनके बारे में पता है कि उन्हें इतना ट्रांजैक्शन अमाउंट किया गया है। बीच में किसी भी प्रकार का बैंक, किसी भी प्रकार का कंट्रोल उस पर नहीं है। बट ये एक गैर कानूनी है। रही बात दूसरी, इसे टेरर फंडिंग में ज़्यादा यूज करने लगा, लोगों का ब्लैक मनी में इसका इस्तेमाल करने लगे। इस प्रकार यह बिटकॉइन भारत के लिए भी सरदर्द बनता चला गया। तो बात है साल 2018 की, जब बिटकॉइन यानी क्रिप्टो करेंसी पर भारत सरकार के सेंट्रल बैंकों ने उस पर बैन लगा दिया। 2019 तक यह बैन लगा रहा, लेकिन साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह बैन को हटा दिया गया। बैन के हटने के वजह से लोगों में फिर से बिटकॉइन की चाहत बढ़ गई। चाहत बढ़ने के कारण सरकार ने सोचा यह इल्लीगल करेंसी है। तो इसकी चर्चा हेतु भारत सरकार में जब फरवरी 2022 में बजट पेश हो रहा था, उस समय 2 घोषणाएं हुई। उन 2 घोषणाएं में पहला घोषणा ये थी कि डिजिटल करेंसी को लाया जाए इंडिया में, और दूसरी घोषणा ये थी कि क्रिप्टो करेंसी से 30% टैक्स लिया जाए। जब 30% टैक्स की बात कही गई, उस समय वित्त मंत्री यानी अभी के वित्त मंत्री हमारे निर्मला सीतारमन जी हैं। वित्त मंत्री ने क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स की बात कही तो लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने कहा यह तो करेंसी नहीं है, तो फिर 30% का टैक्स कैसा? तो उन्होंने इसे एसेट का नाम दिया। क्रिप्टो करेंसी की नेटवर्क को कम करने के लिए अपने भारत में डिजिटल करेंसी लाने की आवश्यकता और बढ़ गई। इसीलिए यह पहल 2017 से प्रारंभ हुआ और 5 साल के अथक प्रयास के बाद 2022 नवंबर के 2022 में डिजिटल करेंसी को भारत में लाया गया। दोस्तों, चलिए समझते हैं किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सही ढंग से चलाने के लिए उसमें मुद्रा में बार बार संशोधन किया जाता है। याद होगा आपको, साल 2016 में भी नोटबंदी हुआ था, ये जिनमें कई लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने के लिए इस प्रकार के अमेंडमेंट किए जाते हैं। तो
चाहे वो आज का भारत हो या प्राचीन काल का भारत हो, प्राचीन समय के शासकों ने भी अपने करेंसी में बार बार अमेंडमेंट किए हैं। कई शासकों ने अमेंडमेंट किए हैं, चाहे वो प्री हिस्टोरिक पीरियड हो, उसमें मछली ही उनका मेन मुद्रा था, और इंडस सिविलाइजेशन में भी वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली होती क्या है? जैसे किसी को भी अनाज के बदले अनाज देना। उस समय तो मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उसके बाद वैदिक सभ्यता में पशुपालन ही मुद्रा का सबसे मेन कारण था। उसके बाद 600 BC में सिक्कों का प्रचलन शुरू हुआ, और उसके बाद सन 1760 में अंग्रेजों का टाइम था, तो उस समय नोटों का प्रचलन पहली बार हुआ इंडिया में। 1760 में नोटों का प्रचलन बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ हिंदुस्तान में हुआ। उस समय नोटों में प्रिंटिंग सिर्फ एक साइड होता था, दूसरे साइड बिल्कुल ब्लैंक होता था। इस प्रकार के निरंतर बदलाव देखे गए हैं, चाहे वो अभी का भारत हो या प्राचीन काल का भारत हो। तो चलिए हम मेन मुद्दा पर आते हैं, डिजिटल करेंसी पे। डिजिटल करेंसी का मेन उद्देश्य है कि हम अपने इंडिया को डिजिटलाइजेशन करें। जिस तरह से आप अभी जिस मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए 100 रुपये का नोट है, आप उस 100 रुपये नोट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? दुकान में, बाहर, मॉल, कहीं पे भी। तो आप समझिए उस नोट का इस्तेमाल किन किन हाथों में और किन किन जगहों पे होता है। तो इन्हीं सभी से बचने के लिए डिजिटल करेंसी आई है। एक ही नोट का बार बार प्रयोग होने से वह नोट या तो बिल्कुल गंदे हो जाते हैं या नोट वो बिल्कुल फट जाते हैं। तो ये सब चिंता हमें सताती है। यदि आपका नोट फटा हुआ हो तो सामने वाला आपका नोट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दोस्तों, बात करते हैं डिजिटल करेंसी लोगों के लिए क्या फ़ायदेमंद है और सरकार के लिए यह क्या कारगर साबित होगा। तो डिजिटल करेंसी, सबसे पहले तो हमें नोट चोरी होने का चिंता नहीं होगा, नोट फटने का चिंता नहीं होगा, नोट गंदे हो जाएगा इस चीज़ का चिंता नहीं होगा, फिर उसे बैंक में बहुत सारे नोट इकट्ठे हो जाए फिर उसे बैंक में जमा करने का चिंता नहीं। दूसरा, ड्राफ्ट की, इन सभी चिंताओं से दूर हटकर डिजिटल करेंसी हम लोगों के लिए अच्छा साबित होने वाला है। रही बात सरकार की, सरकार के लिए भी यह फ़ायदेमंद है। सरकार को हर साल 4,500 अरब खर्च होता है सिर्फ नोट के प्रिंटिंग में, उसके छपाई के लिए, उसके कागज़ के लिए, उसके स्याही के लिए। जब खर्च की बात आई तो भारत सरकार को सबसे ज़्यादा खर्च साल 2016 और 17 में आया था, जब इंडिया में नोटबंदी हुआ था। उस समय 7,965 करोड़ का खर्च आया था। तो इन्हीं सभी से खर्चों से बचने के लिए डिजिटल करेंसी कारगर साबित होने वाली है। अब समझते हैं डिजिटल करेंसी के कुछ एडवांटेज के बारे में। डिजिटल करेंसी पर RBI का नियंत्रण होगा। यह बिल्कुल लीगल टेंडर पर आधारित होगी। किसी भी प्रकार का डर नहीं, कोई टेंशन नहीं, अपना नोट बिल्कुल सुरक्षित रहने वाला है। इसका डिजिटल करेंसी का वैल्यू बिल्कुल रुपये के ही बराबर होगा। जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, इनमें ऐसा नहीं है। जो रुपये का वैल्यू है वही सेम इसका वैल्यू होने वाला है। जो फिजिकल नोट है उसे हम डिजिटल करेंसी में बदल सकते हैं। समझते हैं, यदि आपके पास अभी जो पैसा है, रुपया है, आपको डर होगा कि फिर उसका क्या होने वाला है। तो नोटबंदी में भी आपका पैसा जो वाइट मनी था वो बिल्कुल सुरक्षित ही था, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। उस फिजिकल नोट को डिजिटल करेंसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। क्या पता कल होकर आपका डिजिटल करेंसी आपका जो मोबाइल नंबर हो उसी में ऐड कर दिया जाए, आपको किसी अकाउंट खुलवाने की ज़रूरत ना पड़े, बैंक जाने का झंझट नहीं होगा। यही तो है डिजिटल करेंसी का फ़ायदा। फिलहाल डिजिटल करेंसी के लिए RBI ने 9 बैंकों को मान्यता दी है ताकि वह डिजिटल करेंसी को भारत में किस तरीके से लाया जाए वह इनमें संशोधन कर सके। धन्यवाद। RBI द्वारा संचालित वो 9 बैंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और आप उस 9 बैंकों को बढ़िया से देख लीजिए ताकि आगे जाके आपको कुछ दिक्कत ना हो। हालांकि सरकार अपनी जनता के लिए अच्छा ही कर रही है और अच्छा ही करेगी। इसके बारे में चलिए आपका जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। धन्यवाद।